आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि राजौरी के कोटरंका और बुधल इलाकों में 7 अफराद की मौत के मामले में अब हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। दरअसल पूरा मामला थर्सडे का है। 7 अमवात हुई थी, 2 खानदान थे और इनकी अमवात की वजह अब पता चल गई है। अमवात की वजह बताई जा रही एडिनो वायरस है। मुतासरा इलाके का दौरा करने वाली डॉक्टरों की टीम का कहना है कि एक नायाब वायरस है जो सांस के जरिए या आलूदा खाने पीने के जरिए फैल सकता है। इस इंकशाफ के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक खुसूसी टीम आज जम्मू पहुंच रही है जो कल राजौरी का दौरा करेगी। BSL 3 लैब के इंचार्ज डॉक्टर संदीप डोगरा ने कहा है कि इस वायरस की शनाख्त सिर्फ हाल ही में कायम की गई BSL 3 लैब की मदद से मुमकिन हुई है जो अब हर किस्म के वायरस की तशखीस कर सकती है, जिसके लिए पहले नमूने जम्मू कश्मीर से बाहर भेजे जाते थे, लेकिन अब ये यहीं पर दस्तयाब है। अभी जो मोदी साहब ने जो हेल्थ केयर के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे उसमें हमारे ये BSL 3 लैब भी थी। और फ़ायदा की बात करें तो इसका सीधा बात यह है कि जैसे भी कोई अगर कोई इन्फेक्शियस वायरस या कोई बैक्टीरिया हो, उसकी जांच करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी और आगे पीछे जो एरिया है उसकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी होती है। कोई भी आदमी एक इन्फेक्शियस चीज़ के ऊपर ऐसे काम नहीं करेगा जब तक उसकी सेफ्टी अपनी इंश्योर नहीं हो। तो BSL 3 लैब का मतलब है बायो सेफ्टी लेवल 3। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी हमारे जम्मू में आई है जिसमें कि हम अपने जितने भी स्टाफ को एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि वो किसी भी इस तरह के एजेंट जिसका पता नहीं होता और जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसको हमने डायग्नोज करना होता है, उसके लिए उसका सैंपल जो है उसको प्रोसेसिंग के लिए ये लैब अभी हमारे पास काम कर रही है। और फ़ायदे की बात करें तो जैसे आपको मालूम होगा कि राजौरी में एक मिस्टीरियस फूड पॉइजनिंग के कुछ केसेस पता लगे थे और उसके बाद में कल ही हमारी टीम वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की और मेडिकल कॉलेज की एक जॉइंट टीम वहाँ से सैंपल लेके आई है। और उसके बाद में उनके एक पेशेंट जो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में पीछे एडमिटेड है उसके भी हमने सैंपल टेस्ट किए और पहली बार है कि हमें किसी ये सैंपल बाहर नहीं भेजने पड़ रहे। अगरचे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड हेल्थ मेडिकल एजुकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके, लेकिन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि अगरचे कुछ अमवात हुई हैं, लेकिन एक खातून और एक बच्चा जम्मू में जेर इलाज है और दोनों खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि तहकीकात के लिए PGI, NIV और नेशनल हेल्थ एजेंसी से माहिरीन की टीमें पहुंच रही हैं। आवाम से अपील की गई है कि वो घबराहट का शिकार ना हो, क्योंकि हुक्काम सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में कि 5 फैमिली के लोग थे, 5 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे उनके 5 या 6 लोग थे, जिसमें ये स्टार्ट हुआ। दे हैड अटेंडेड ए मैरिज अटेंड की थी। कुछ एक्सपेक्टेशन थी या कुछ स्पेकुलेशन थी कि कुछ खाना ऐसा होगा या पॉइजनिंग होगी, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एस्पेक्ट। द हस्बैंड पास्ड अवे एक्चुअली। वाइफ इज एडमिटेड विद अस एंड शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। और कुछ बच्चों की भी डेथ हुई है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। कुछ हमारे पास ब्रॉड डेथ लाए गए, 2 बच्चों की डेथ हुई। एक बच्चा एडमिटेड है हु इज डूइंग वेल। और एट द मोमेंट 2 पेशेंट्स राजौरी में भी एडमिटेड हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम ये आपको ब्रीफ करना चाहते हैं थ्रू यू टू द पब्लिक दैट थिंग्स आर टोटली अंडर कंट्रोल। एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, GMC के एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, GMC राजौरी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है, कंबाइंड टीम बनाई है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग की एग्जैक्ट कॉज क्या है। और फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें कुछ लग रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है। उसकी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो आज जम्मू में पहुंचे हुए हैं। PGI चंडीगढ़ से टीम आई हुई है और NCDC जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है दिल्ली से, वहां भी टीम आई हुई है, हु आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। कोई वायरस आउटब्रेक है या कोई टॉक्सिन्स हैं, तो हमें कुछ टाइम चाहिए होगा इसको फाइनलाइज करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद कोई केस ज़्यादा नहीं आया है और आउटब्रेक अगर है भी है दैट इज़ वेल अंडर कंट्रोल। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम 2 दिन से वहाँ बैठी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 1800 जो उस एरिया के सारे लोगों को स्क्रीन किया है।
शिवसेना ठाकरे ने हुकूमत को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वो जम्मू में एहतजाज शुरू कर देंगे। शिवसेना के कारकुनान ने यानी यूबीटी के कारकुनान हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम से वादा किया गया था कि असेंबली इंतखाबात के बाद रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अब इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। आज शिवसेना की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, क्या मकसद था प्रोटेस्ट का? देखिए, आज यहाँ पर जो है काली पट्टियाँ बांधकर हाथों में जो है अपनी मांगों के लिखे हुए प्ले कार्ड लेकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम तमाम जो है यहाँ पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन को लेकर एक ही मांग है केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, कि शीतकालीन सत्र चल रहा है इस समय जो है सदन के अंदर, और वहाँ पर जो है संविधान के ऊपर जो है वो बहस की जा रही है, मगर जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों का जनता के जो है वो हनन किया जा रहा है। एक लंबे अरसे से हमारा जो है राज्य का दर्जा वापस नहीं किया जा रहा। अब तो हमारे कान पक चुके हैं ये सुनते सुनते कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। 5.5 साल का लंबा अंतराल बीत चुका है। पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने दो, चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए। हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिलते तो हमारी तमाम संगठन जो है जम्मू कश्मीर के तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर जो है एक विशाल जन आंदोलन जो है वो आगाज करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर और कुलगाम के रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ की मुखालिफत की है। तारिगामी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस बिल को मुल्क के वफाकी ढांचे की रूह के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तनवात हैं और इसलिए लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात को एक साथ कराना अमली तौर पर मुमकिन नहीं। याद रहे कि इस हवाले से बिल पीर को यानी मंडे के दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। मेरे नज़र में ये जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुल्क की जो वहदत है जिसमें डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न बोलियाँ बोलने का जज्बा, भिन्न भिन्न कल्चर्स रखते हुए भी एक साथ ज़िंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ना, और भिन्न भिन्न जो हमारा रस्म व रिवाज है उसको नेगेट करने का एक कदम होगा। और हमारा ये मानना है कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी भी और ताकत भी यही है, वो है डाइवर्सिटी। जो यूनिटरी सिस्टम डेमोक्रेसी की बजाय, फेडरलिज्म के बजाय यूनिटरी सिस्टम कायम होगा, उससे नुकसान होगा, हमारी यूनिटी मुतासिर होगी लोगों की, और जो लोग तोड़ना चाहते हैं, बिखराव चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी। ऐसा ना हो, मुल्क फेडरल ढांचा रहे हमारे मुल्क में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बगौर उसका मुताला किया और बाद में पेश भी किया कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर की शक्ल में। उस पर आँच जब भी आए नुकसान रहा हमारे मुल्क को। अब नुकसान की बात नहीं, बल्कि आप ये चाहते हैं ये कंसेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म करना उस फेडरलिज्म को। ऐसा न हो, देश के लिए मुज़िर है, जनता के लिए नुकसान। उधर महबूबा मुफ्ती ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये एनडीए हुकूमत हमारे आइन को तबाह कर रही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत एक वफाकी ढांचे पर मबनी मुल्क है, लेकिन इस तजवीज़ के ज़रिए इस बुनियादी ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप हमें पुरानी आमरीत की तरफ वापस ले जा रहे हैं। ये कदम हिंदुस्तान के जमहूरी और वफाकी उसूलों के ख़िलाफ़ है। महबूबा मुफ्ती ने इस तजवीज़ को आइन के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया। बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जम्मू, ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो। और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत है।
उधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मुल्क के लिए खुश आइन कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल की मंजूरी और निफाज से न सिर्फ वक्त और पैसे की बचत होगी बल्कि इंतखाबी अमल को भी आसान बनाया जा सकेगा। कविंदर गुप्ता का कहना है कि एक साथ इंतखाबात से मुल्क के वसाइल और तवानाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप मंडे को अब बिल पेश होना है, वन नेशन वन इलेक्शन, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक स्वागत योग्य कदम है। पूरे देश में हर वक्त इलेक्शन चलते रहें ये भी ठीक नहीं है। काम करने का समय मिलना चाहिए। इससे पहले भी जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इस प्रकार की परंपरा शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस ने जब ज़बरदस्ती को सरकारों गिराने का काम किया तब से ये व्यवस्था बदल गई। तो मुझे लगता है कि एक प्रयास जो पूरे देश के लिए अच्छा है, आम नागरिक के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, पैसे की बचत है और देश की इकॉनमी को इससे फ़र्क पड़ेगा। कुल विपक्षी पार्टियां जो इसको अपोज करती हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियों को ये समझना चाहिए कि देश के लिए जो बेहतर है वही काम करना चाहिए। ये नहीं कि विरोध करना है, हम विपक्षी पार्टी हैं इसलिए विरोध करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये समय की बचत है और पैसे की बचत होगी और ये जो बिल है वो पास होना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कांग्रेस की पिछली इंतखाबी कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि हर बार कांग्रेस दिल्ली में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती है लेकिन नतीजा वही रहता है। माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी के दौरान इन्होंने श्राइन बोर्ड और कटरा के अवाम की तारीफ भी की और मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद में बढ़ती दूरियां नुमायां हो रही हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अवाम नतायज पहले से जानते हैं और इस बार भी कांग्रेस का वही हाल होगा। पहले तो मैं बता दूं कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आया था और बहुत आध्यात्मिक अनुभूति के साथ में मैंने माता के चरणों में साधना की, आरती की और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का सारा इंतज़ाम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के हर एक बच्चे के लिए खुशहाली की, अच्छी शिक्षा की प्रार्थना माता रानी के चरणों में की। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया जाने वाला है, यानी लोकसभा में, जिस पर सियासी जमातों के दरमियान जबरदस्त बहस हो रही है। एमएलए पामपोर और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने इस मौजू पर खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि इस बिल को मुल्क के वफाकी ढांचा के खिलाफ करार देता हूँ। उन्होंने कहा कि डाइवर्स मुल्क में, यानी अलग अलग तरह के लोग इस मुल्क में रहते हैं, ऐसे फैसले अवामी जज्बात को मुतासिर उन्होंने कहा कि कर सकते हैं। इनके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन का तस्वुर अमली तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये समझनी चाहिए कि जो हमारा मुल्क है ये एक इत्तेफाक है। अब हमारे आइन में लिखा है कि ये स्टेट्स का इत्तेहाद है, मुख्तलिफ रियासतों का इत्तेहाद है। तो एक हमारा जो मूल मंत्र है वो फंडामेंटलिज्म। तो आप देखते हैं कि कई बार रियासतों में इलेक्शन होता है तो एक पार्टी वहाँ पर से गुजर आती है, उस रियासत के जो मामलात हैं उन मामलात को वहाँ की गवर्नेंस के लिए, उन मामलात का हल निकालने के लिए, जबकि मरकज़ में एक और पार्टी आती है। और दूसरी बात है हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारा को जो मुल्क का फैलाव है, हमारी जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ मौसम है, मुख्तलिफ देखिए मुख्तलिफ वहाँ की जोग्राफिकल जो वहाँ की स्टेट्स है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये जो वन नेशन वन जो इलेक्शन है ये तो उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता है, नहीं आइन के साथ मुताबिकत रखता है, नहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ मुताबिकत रखता है। ये मेरी अपनी राय है, लेकिन चूँकि हमारे कायद जनाब मोहल्ला साहब ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठेगी जो कि उनके जो ऐसे फैसले करने वाली है जो कमेटी वो फैसले करेगी और उसके बारे में अपना मौक़िफ़ का इज़हार करेगी और वही हमारे मेंबर पार्लियामेंट वही मौक़िफ़ उसी मौक़िफ़ का इज़हार करेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन ये मेरा जो जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ये राय है वो ये है कि ये एक रास्ता हमवार किया जा रहा है, एक वन नेशन वन पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हसनैन मसूदी साहब। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी जो ये इनके चीफ मिनिस्टर है मोहम्मद, वो इस पर बैठेंगे, इस पर बात होगी। तो इसका ये भी कहना है कि ये वन पार्टी वन इलेक्शन है, तो इनका जो सीधे निशाना है वो बीजेपी पर है। इनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो यहाँ डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पामपोर से सईद मंसूर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
शंभू बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और किसान। पुलिस ने किसानों पर की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान। आंसू गैस के गोले छोड़ने से पहले अंबाला के एसपी और डीसी ने की किसानों को समझाइश। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और निर्देश का दिया हवाला, किसान नहीं माने तो छोड़े जाएंगे आंसू गैस के गोले। किसानों पर की गई पानी की बौछार, कई किसान घायल। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही पुलिस। दिल्ली कूच की बीजेपी के चीफ पैटर्न फैयाज अहमद कारी ने द्रास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवामी मसाला और तरक्याती मंसूबों में द्रास की नज़रअंदाजी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कंगन से चेन्नई गुंड तक अवामी शिकायत का जायजा लेने के लिए एक कमेटी के क़याम का ऐलान किया। फैयाज अहमद कारी ने कहा कि ज़िले का ऐलान होने के बाद करगिल इंतज़ामिया ने नए मंसूबों और तजावीज़ पर मुनासिब अमल नहीं किया। इन्होंने LHDC पर भी सख्त तनकीद की और LG लद्दाख से द्रास के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद पहली मीटिंग है बीजेपी वालों की, बीजेपी पार्टी की। ये शुरुआत है। शायद कल हमारे एक्स MP साहब और हमारे प्रेजेंट CC लेह कारगिल उनका प्रोग्राम है। उनका आज ही प्रोग्राम था, बर्फबारी की वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा। उनको यहाँ भी आना था, वो नहीं आ सके। कल वो कारगिल में आ जाएंगे। जो यह रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से बन गए वो कल उनसे मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात मौसम की। मानीपुरा गुरेज सड़क आज मुसलसल तीसरे दिन भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। अगरचे बीकन के अहलकार सड़क को दोबारा खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजधान टॉप पर तूफानी हवाएं उनके काम में रुकावट डाल रही हैं। इन हवाओं के सबब बर्फ हटाने के बावजूद दोबारा सड़क पर जमा बर्फ हो रही है। तुलेल के DDC मेंबर एजाज राजा ने गुरेज और तुलेल के आवाम के लिए फ़ज़ाई सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया है। DC बांदीपुरा ने कहा कि राजधानी टॉप पर शदीद बर्फबारी के बाद सड़क खोलने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी अथॉरिटीज़ से कि जो हवाई सर्विस है गुरेज बांदीपुरा से गुरेज तुलेल के लिए जो हवाई सर्विस है उसे फौरी तौर बहाल किया जाए। हालांकि पिछले साल काफ़ी पहले ही ये हवाई सर्विस बहाल कर दी गई थी, लेकिन इस साल अभी दिसंबर का महीना भी चल रहा है, लेकिन अभी तक ये हवाई सर्विस बहाल नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो गुरेज बांदीपुरा रोड है तो वो अभी हमने बंद रखा है एहतियात की वजह से, क्योंकि जो राजदान पास पर बर्फबारी थोड़ी ज़्यादा हुई है तो थोड़ा रिस्की है। वहाँ पर अगर हम ट्रैफिक को अलाउ करेंगे, इस वजह से वो रोड अभी बंद है। प्लेस में जितनी भी स्टॉकिंग करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर जो राशन है, बिजली है, पानी है या हॉस्पिटल है या रोड मैनेजमेंट है, उसके हवाले से जितनी इंस्ट्रक्शंस देनी थी डिपार्टमेंट्स को वो ऑलरेडी इशूड हैं। वहीं पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी की वजह से 2-3 दिन तक ट्रैफिक बंद रहने से इन अजला के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीमार अफराद जो इलाज के लिए कश्मीर के अस्पतालों में जाते हैं और तलबा जो तालीम या ट्रेनिंग के लिए कश्मीर के इदारों में पढ़ते हैं, इस बंदिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुगल रोड की बंदिश के सबब पुंछ और राजौरी से कश्मीर जाने के लिए जम्मू के रास्ते 2 दिन का सफ़र करना पड़ता है, जो ना सिर्फ वक्त तलब करता है बल्कि ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। आवाम का मुतालबा है कि मुगल रोड को हर वक्त ट्रैफिक के लिए खोला रखा जाए। और वहीं PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक महमूद खान का कहना है कि बर्फबारी के रुकने के फ़ौरन बाद मुगल रोड को खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन बर्फ़ जमने के सबब सड़क की बहाली में रुकावट पैदा होती है। वहीं आवाम का मुतालबा है कि इन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात आसानी से पूरी हो सके। मुगल रोड जब भी जो सर्दियों का मौसम स्टार्ट में शुरू होता है तो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है वहाँ पे, उससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जम्मू तो जाते हैं लोग, मगर पीर गली की तरफ से कश्मीर बिल्कुल नज़दीक है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने के लिए कोई इंस्टीट्यूट में कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, कोई पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके उनको काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि जो महकमा है उसको फुली यहाँ पे उसको उनका जो जितना भी मटीरियल
उनको लगता है वो यहाँ पे डैम्प होना चाहिए, ताकि मुगल रोड हमेशा जो है 24 आवर जो है चलनी चाहिए, जिससे आम लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। यहाँ पे जो मुगल रोड है ये पुंछ और रजौरी के जो लोग हैं उनकी लाइफ लाइन है। यहाँ से कोई बीमार होता है या बहुत सारे मुलाजिम हैं जो पुंछ में मुलाजिम है या यहाँ से कश्मीर में मुलाजिम है, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस वक्त। ये अभी कोई ज़्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई, 2-3 दिन हुए, ये सड़क लगातार बंद है और जिससे जो है बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस सड़क को जो है थ्रू किया जाए। और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात कि ये सिर्फ स्टेट या सेंटर का सिर्फ क्रेडिट लेने की बात नहीं है, बल्कि आप ये सोचिए कि पुंछ की और रजौरी हो या जम्मू से जो लोग इस रास्ते से जाते हैं, लाखों लोग हैं कि जिन लोगों का यहाँ से कश्मीर जाना है। जल्द से जल्द इसका एक टनल जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए बिना किसी पॉलिटिकल गेम के, ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके। ये जो ताज़ा बर्फबारी हुई थी ये 11 दिसंबर को हुई थी शाम को, तो हमने अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी जो मिनरल मशीनरी है वो डिप्लाई कर दी है उस रोड के ऊपर, और इसको हमने 12-1 बजे तक में रोड क्लियर कर दी सिंगल लाइन। और तुरंत ही कल हमने 2 बजे तक डबल लाइन क्लियर करके इसको हमने वैली से टच कर दिया था। और कल शाम को कश्मीर वाली साइड से भी लड़के आए, MED वालों ने मशीनरी डिप्लाई की, उन्होंने भी क्लियर कर दिए थे। आज साल्ट वगैरह स्प्रिंकल किया उन्हें वहाँ पे। अब रोड जो है ये दोनों तरफ से क्लियर है ट्रैफिक के लिए, और अब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा कि इसको कल कब तक छोड़ेंगे। दारुल-हुकूमत दिल्ली में जनता मंदिर पर कश्मीरी तलबा ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा किया। तलबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर के 70% अवाम के साथ इस पॉलिसी के जरिए नाइंसाफ़ी की जा रही है। कश्मीरी तलबा ने मुतालबा किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी का जायज़ा लिया जाए और गैर ज़रूरी रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से कायम 3 रुकनी कमेटी में जनरल कैटेगरी के सिर्फ 1 रुकन को शामिल करने पर भी सवाल उठाए। मुजाहिरीन ने इस इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया और अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारी किसी सरकार से कोई मतलब ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम जम्मू कश्मीर में ये नहीं चाहते हैं कि हम सरकार को डिस्टेबलाइज करें। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड सरकार हुई। हम चाहते हैं कि लोगों के मसलो मसाइल जो हैं सरकार उस चीज़ पे जो ग्रीवेंस 7 साल से जो पड़ी हुई है सरकार उस चीज़ को एड्रेस करे। हमारी किसी लड़ाई कोई कमेटी को लेके नहीं है, ट्राइबल्स को लेके नहीं है, गुजरों को लेके नहीं है, बकरवालों को लेके नहीं है, जो है पहाड़ियों को लेके नहीं है। बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अनरिजर्व्ड क्लास के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार ने जिस मामले पे जो है जो एक ब्रूट मैंडेट हासिल किया है, एक चुनी हुई सरकार लोगों को मिली है और रिजर्वेशन के नाम पे उन्होंने एक जो है बड़ा मैंडेट स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी की तरफ से हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार अपने जो है सिंसियर इस मामले में रहे। एक तरीके से वो 3 मेंबर सब कम्युनिटी बिठाते हैं, दूसरी तरीके से वो दूसरे रोज़ ही कहते हैं कि जो है मामला जो है सब जुडिस है। तो सरकार का ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है, उस पर सवाल निशान आयद करता है। हमारा सिंपल ये कहना है कि एज पर द ऑफिशियल सेंसस डाटा, ये मैं घर का डेटा नहीं दे रहा हूँ, 2011 का डेटा है जिसपे कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी और जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बेस्ड है। वो कहता है कि 69% आपकी जनरल आबादी है हमारे JNK स्टेट में। लेकिन आप ये अलमिया देखिए, आयरनी देखिए कि वहाँ पे खाली 30% रखा गया है ओपन मेरिट में, और जो 70% रिजर्वेशन जिसका आप सवाल पूछ रहे थे उसमें क्या है कि 50% तो रिजर्व्ड है पूरा, 10% उन्होंने EWS के नाम पे दिया है, लेकिन वहाँ पे नॉट इवन 1% इज बेनिफिटेड बिकॉज वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया है ड्यू टू विच एंटायर पॉपुलेशन इज एक्सक्लूडेड, किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फिर रही बाकी 10% वो हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है, तो बचता है वहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 30%। उस 30% में भी सारी आबादी कम्पीट करती है। एनीवेयर डोमिसाइल्स ऑफ इंडिया कैन कम्पीट, एनीवेयर रिजर्व्ड क्लास कैन कम्पीट, और उससे भी सीटें लेती है। बचता है इफेक्टिवली हार्डली 15 to 20% फॉर द जनरल अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन जो कि 69% है। देखिए, किसी स्टेट में ऐसा रिजर्वेशन नहीं है जहाँ के 70% पॉपुलेशन को आप 30% ओपन मेरिट में डाल रहे हैं। ये एक अनजस्टिफाइड है और हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होगी AIP वहाँ पे खड़ी होगी। अब जिन सियासी जमातों ने आज तक इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके सियासत की, वोट ले लिए, आज वही छुपे साधे हैं, पीठ दिखा रहे हैं हमारे बच्चों को। ये फ्यूचर्स के लिए, इनके फ्यूचर का मसला है, तो AIP छुप बैठने वाली नहीं है। जहाँ पे भी हमें ये बुलाएंगे हम उधर खड़े हो जाएंगे। श्रीलंका के लाल चौक प्रताप पार्क में खवातीन मल्टी पर्पज़ हेल्थ वर्कर्स ने पुरअमन एहतजाज किया। ये मुजाहरा 6 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के मसले पर किया गया, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JKUT हेड 2211 के तहत वाजिबुल अदा है। हेल्थ वर्कर्स ने सेहत के वजीर और सेहत के सेक्रेटरी से अपील की कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करें। मुजाहिरीन का कहना है कि ये उनके लिए नहायत अहम मामला है और हुकूमत को जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। याद रहे कि इससे कबल भी खवातीन हेल्थ वर्कर्स ने JKMEF और
FMPHW एसोसिएशन के साथ श्रीनगर चलो कॉल पर एहतजाज किया था। हम रेगुलर मुलाजिम हैं, हम ये कोई स्कीम नहीं है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, हम बोर्ड से लगे हुए हैं। आज यहाँ इसलिए आए थे, हमें ये 6 महीने की पे सैलरी नहीं मिल रही है। पिछले 6 महीने से हम सैलरी से महरूम हैं। अब हमने सोचा था थोड़ा यहाँ आएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करते या कुछ करते, हमें गवर्नमेंट ने बुलाया। आज हमें मैडम हेल्थ मिनिस्टर सकीना यत्तू मैडम ने हमें सुबह बुलाया, कॉल किया कि आप यहाँ आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम उनसे मिले, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी। वो भी नए गवर्नमेंट ली है उन्होंने, उनका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें बुलाए और उन्होंने हमें बोला कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अच्छे से हमारी प्रॉब्लम सुनी और हमने भी डिस्कस किए कि हमें 6 महीने से पे नहीं है, जबकि LG सर ने ये हमें डिस्कस किया था हमारे साथ पिछली बार कि आपको स्टेट ही अब पे देगी। हमारी तनख्वाह जो आती है सेंटर से भी आती थी और स्टेट से भी आती है, जबकि हमारे L ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर साहब कुछ ही दिन पहले यहाँ ये रिटायर हो गए हैं। वो अगर पिछले 6 महीनों से हमारे डायरेक्टर थे, उनकी सैलरी कैसे निकली? हम मुलाजमिन की सैलरी क्यों नहीं निकलती है? हमारी बात यही बात है हमारी, हम यही बात हमारे आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मैडम ने कहा है कुछ दिन लगेंगे, हम आपकी सैलरी को ये मतलब वागुजार करेंगे, इंशाल्लाह फाइल निकलेगी। लेकिन हम उनसे ये बात करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपके डेली शंभू बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और किसान। पुलिस ने किसानों पर की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान। आंसू गैस के गोले छोड़ने से पहले अंबाला के SP और DC ने की किसानों को समझाइश। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और निर्देश का दिया हवाला, किसान नहीं माने तो छोड़े जाएंगे आंसू गैस के गोले। होप एंड हेल्थ ने पैदाइशी दिल की बीमारियों का शिकार गरीब बच्चों के इलाज में ताउन का आगाज किया है, जबकि श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने बेसिक लाइफ सपोर्ट की महारतों की तरबियत दी ताकि लोगों को जिंदगी बचाने की बुनियादी तकनीकों से आगाह किया जा सके। इस इवेंट के चीफ गेस्ट SSP ट्रैफिक मुजफ्फर शाह थे। इवेंट का मकसद इमरजेंसी हालात और हादसात में जिंदगी बचाने के लिए तरबियत और आगाही की ज़रूरत को उजागर करना था, ताकि आइंदा के हादसात में बेहतर तरीके से रद्द-ए-अमल दिया जा सके। कश्मीर में एक साल में करीबन 2000 बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में हमने करीबन 250 बच्चों की सर्जरीज करवाई हैं और उनकी जानें बचाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी वसादत से हमने ताउन किया है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। आज हमारा एक और प्रोग्राम होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS प्रोग्राम। बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR और डिफिब्रिलेशन के बारे में बताया जाता है, बिकॉज ट्रैफिक पुलिस या नॉर्मल पुलिस जो हमारी हैं, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है। एंड इनको अगर पता हो कि CPR कैसे देना है करेक्टली, आई थिंक हम जाने बचा सकते हैं। देखिए, आपने देखना है कि ट्रैफिक पुलिस इज अमंग द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। अगर कहीं पे एक एक्सीडेंट होता है तो जब बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, तो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की होती है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंटल विक्टिम को स्टेबलाइजेशन किस तरीके से करनी है, फिर वहाँ से उसके बाद इवैक्यूएशन किस तरीके से करनी है। तो इसमें बेसिकली इससे पहले भी हमारा जो एक मॉड्यूल चलता रहा है जहाँ पे हम अपने लड़कों को बेसिक लाइफ सपोर्ट जो सिखाते हैं उनको कि किस तरीके से आपने रेस्पॉन्ड करना है टू एन एक्सीडेंटल सिचुएशन। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने कोटरंका सब डिवीजन के दूरदराज गांव बुढ़ल और का मुसलसल दूसरे दिन भी दौरा किया। इनके हमरा SSP राजौरी गुरु शेखावत और तिब्बी टीमें मौजूद रहीं। ये दौरा 2 खानदानों में हुई अमवात की तहकीकात के हवाले से किया गया। DC ने मुतासरा खानदानों और मकामी लोगों से मुलाकात की, इनको अखलाकी सहारा दिया और एहतियाती सेहत इक़दामात के हवाले से आगाही फराहम की। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया इस मुश्किल वक्त में गाँव वालों के साथ खड़ी है। इब्तदाई तौर पर पहली मौत को फूड पॉइजनिंग का मामला समझा जा रहा था, लेकिन दूसरी पुरस्रार मौत के बाद DC ने खुसूसी तिब्बी टीमें तैनात की ताकि खुराक और पानी के नमूने जमा किए जा सकें और इलाके का तफसीली जायजा लिया जा सके।
बहुत अनफॉर्चुनेट यहाँ पे बदहाल गांव में हुआ। पिछले कुछ दिनों में 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, बट जो फाइनल आउटकम था कि वो बच्चे वहाँ पे भी अफेक्टेड थे और इस वाले इंसिडेंट में भी अफेक्टेड थे। तो इस पूरे इंसिडेंट को प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसके नज़रिए से देखा जा रहा है कि किसी तरीके कोई आउटब्रेक ना हो। वहीं लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ने नीदरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन और कूसा स्पोर्ट्स के ताउन से मकामी फुटबॉल कोचेज़ के लिए वर्ल्ड कोचेज़ प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद कोचेज़ की फुटबॉल तकनीक में महारत को बढ़ाना था। इस तरबती प्रोग्राम में 2 कोचेज़ नीदरलैंड से यानी रॉजर श्विंज और रिमरोन मैसोप, जबकि भारत से कमरिली नामी खातून कोच में शिरकत कर रही हैं और मुख्तलिफ महारतें और तकनीक मकामी कोचेज़ को सिखा रही हैं। तो इसमें हमें सिखाया गया कि जो हमारा ट्रेनिंग सेशन प्लान होता है, कैसे प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स जेंडर, उनका लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली तभी हम एक ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। तो इसमें मतलब बहुत डिटेल में समझाया गया है कि कैसे हम एक सेशन प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वर्ल्ड कोचेस हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है अकूसा स्पोर्ट्स और KNBP जो रॉयल नीदरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन है, उनका सपोर्ट में हम ये लद्दाख में कर पाया। तो क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोच अच्छा नहीं होगा तो हमें फुटबॉल डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। मतलब ये तो हमारा प्रोग्राम इंट्रोडक्टरी कोर्स है, हम पहली बार ले में कर रहे हैं। रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जो कोचेज़ आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। स्कोप काफ़ी है कोचेज़ को आगे बढ़ने के लिए। Yeah, the World Coach program is a program that football and life skills combine. So it's not only football. Football is a tool, and also for the life skills, the skills in the real life. So it's about communication, collaboration, teamwork, fair play, and that's thing. And of course also to make players better in football. कांग्रेस पार्टी ने उधमपुर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए स्टेशन के नाम में उधमपुर को दोबारा शामिल करने का मुतालबा किया। स्टेशन का नाम कुछ साल पहले शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस तब्दीली से शहर की शनाख्त खत्म हो रही है। एहतजाज की क़यादत कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मंगोत्रा ने की। उन्होंने वाजे किया कि इस मसले को 1 माह के अंदर हल किया जाए, नहीं तो कांग्रेस रेल रोको एहतजाज शुरू करेगी। इनका कहना है कि शहीद की शनाख्त के साथ शहर की शनाख्त भी बरकरार रहनी चाहिए और रेलवे स्टेशन के नाम में दोनों को शामिल करना जरूरी है। यह एहतजाज इस तनाज़े को उजागर करता है जो उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम की तब्दीली के बाद मकामी लोगों की शनाख्त के हवाले से पैदा हुआ। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि हुक्काम फौरी कार्रवाई करें और पहले से मंजूर शुदा हुक्म की तामील करें। यहाँ पे रेलवे पुलिस व जिला पुलिस द्वारा हमें यहाँ पे रोका जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है स्टेशन पे अंदर जाने की। आज हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, ये हमारी डिमांड 1 महीने का टाइम हम देते हैं। 1 महीने के बाद जैसा इन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है अंदर जाने की, ठीक 1 महीने के बाद हम स्टेशन के अंदर भी जाएंगे और हम ट्रेन भी रोकेंगे और हमारा जो आंदोलन की रणनीति तय होगी, हम रेल रोको आंदोलन का नाम देंगे। हम ट्रेनें भी रोकेंगे, उसके बाद चाहे हमें अंदर किया जाए, हम पे लाठियां बांधी जाए, लेकिन जब तक हम अपने स्टेशन का नाम उधमपुर साथ में नहीं जोड़ते, हम पीछे हटने वाले नहीं। जिला पुलवामा के राजपुरा असेंबली हल्के के अवाम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि राजपुरा के कंडी इलाकों में केंद्रीय विद्यालय स्कूल की मंजूरी दी जाए। राजपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियत का कहना है कि पुलवामा जिले में सबसे ज़्यादा ST तबके से वाबस्ता लोग हैं। जहाँ राजपुरा असेंबली हल्के में आबाद हैं, वहीं आज तक इस असेंबली हल्के में एक भी इस तर्ज अमल का स्कूल मरकजी हुकूमत ने कायम नहीं किया है, जबकि हाल ही में मरकजी हुकूमत ने पुलवामा जिले के 6 किलोमीटर दायरे में 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों को मंजूरी दी। मकामी लोगों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो राजपुरा के कंडी इलाकों में भी स्कूल को मंजूरी दें। एक 5-6 किलोमीटर में 3 JNU दे दिए इन्होंने। हमारे यहाँ कंडी बेल्ट बहुत दूर है और फार फ्लंग एरिया से कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जो इन स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने ये विद द स्पेन ऑफ 10 किलोमीटर्स में एक गलंदर में रखा है, दूसरा रजनीपोरा में रखा है। ये सब फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं और हमारा जो यहाँ कंडी बेल्ट है इसमें कम से कम इसका एक होना चाहिए और इसकी अशद ज़रूरत भी है। और ये बच्चे बेचारे, ये गरीब बच्चे हैं, ये भी पढ़ना चाहते हैं और इनके लिए ये ऐसी सहूलियत हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम होगा, मगर मुझे लगता है कि इसकी अशद ज़रूरत है। जो हाल ही में मरकज़ी सरकार ने
इन केंद्रों का ऐलान किया है और मैंने ये भी सुना है कि उनको कई 2-4 किलोमीटर के फासले पर 2-3 केंद्र एस्टेब्लिश किए हैं। मरकज़ी सरकार से यही गुजारिश की जाती है, अगर इनको थोड़ा स्प्रेड आउट करें तो बेहतर रहेगा। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी इलाके में शादी मर्ग हमारा एक पड़ता है, केलर पड़ता है, यहाँ पे संगरवनी एक एरिया पड़ता है, अगर इन इलाकों में ऐसा कोई केंद्र एस्टेब्लिश हो जाए, ये सिर्फ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट बड़गामा के ऐसे भी इलाके आते हैं जिनके लिए राजपुरा बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक तरीन है, वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में युवा मिशन युवा उद्यमी विकास अभियान पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये सेमिनार महकमे मेहनत और रोजगार के इश्तराक से मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत स्पेशल सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पवन कुमार परिहार ने की, जबकि GDC रामबन की प्रिंसिपल अर्चना कौल और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रोशन लाल एजाजी मेहमानों के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर विशाल शर्मा, नोडल ऑफिसर युवा मिशन GDC रामबन और डिस्ट्रिक्ट स्टेटिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर समेत स्पेशल सेक्रेटरीज परिहार ने तलबा को युवा मिशन स्कीम के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये स्कीम सिर्फ जम्मू कश्मीर में अगस्त से नाफिजुल अमल है और चीफ सेक्रेटरी अतुल डिल्लू की क़यादत में इसका नफाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक एक बेसलाइन सर्वे का इनेकाद किया जाएगा। में एक मिशन युवा जो है इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया था, जहां हमें ये सिखाया गया कि हमें स्किल्ड बनना है। अगर हमारे पास स्किल है तो गवर्नमेंट हमें पूरी तरह से सपोर्ट करती है कि हम एक नया सेक्टर खोल सकें, बिजनेस स्टार्ट कर सकें और ख़ुद भी जो है एम्प्लॉयड बन सके और दूसरों को भी जो है जॉब प्रोवाइड कर सकें। अगस्त के महीने में जो है एक नई स्कीम जो वो लॉन्च की है, जिसका अप्रूवल मिला है, जिसका नाम हमने मिशन युवा है, युवा उद्यमी विकास अभियान। और ये उन तमाम युवास के लिए है जो 18 से 49 साल की एज ग्रुप में हैं। उनका जो है उसी सिलसिले में आज हमने जम्मू के सारे कॉलेजेस के बाद आज यहाँ पे जो है जब हमने प्रिंसिपल मैम से ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को जो है स्वीकार किया और ये प्रोग्राम हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है इसी उपलक्ष्य से कि हम जो है अपने जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको जो है इस मिशन युवा के तहत जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे 1,37,000 के आसपास अगले 5 सालों में, और जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि 4.5 से 5 लाख युवा जो है हमारे इसमें जो है इंगेज हो जाएंगे, जॉब पाएंगे। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्लान बानीपुरा में लिटरेरी फोरम बानीपुरा की जानिब से अदबी मरकज़ कामराज के ज़ेर सरपरस्ती एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान नौजवान कलमकार पारसा रऊफ़ घायल की 3 किताबों की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। पहली नशिस्त की सदारत मारूफ मुहक्किक व अदीब डॉक्टर अली मोहम्मद नश्तर ने की। तकरीब में 3 मकाले भी पेश किए गए, जबकि दूसरी नशिस्त में एक महफिल मुशायरा भी मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में वादी के अतराफ अकनाफ से आए अदीबों और शायरों ने शिरकत की। तकरीब में DGC मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने भी शिरकत की। मैं कर किताब रिलीज यथ मज शार समरन वसल आश नल तो ब्या ड्रामा समरन ट्युठ मुदर नल किताब तो ब्या मेराज नाम यमुक नाव शाहकारती मेराज गो यथ टाइटल नाव जो जनाब शहबाज हाकबरी सब तो शहबाज हाकबरी सब ने दुख अपन फॉरवर्ड के दरअसल ये कलमकार नवामोज है उनकी हौसला अफजाई के लिए और जो अदब में कश्मीरी अदब में नए नए मौज़ूआत को लेकर नई नई कोशिशें की जा रही हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए ये कोशिश बहुत ही कामयाब रही। इस कलमकार ने शेरी मजमा भी शाया किया और ड्रामा कलेक्शन भी शाया की और एक नसरी मेराजनामा, क्योंकि मेराजनामा कश्मीर में एक रिवायत है लिखने की, लेकिन नज़्म में इसने नसर में मेराजनामा लिखा और इन नए तजुर्बों को फौरन नई पहुंच तक लाने के लिए और अदीबों की दुनिया में लाने के लिए ये कोशिश बहुत ही रंग लाएगी इंशाअल्लाह। वहीं कुपवाड़ा के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हथमेला में एक पुरवका तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहली बार प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने सरकारी स्कूल में अपना दाखिला कराया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हें फूलों के हार पहनाए।
चीफ एजुकेशन अफसर ने इस इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ये सरकारी स्कूलों के मेयार और एतमाद की बहाली का अक्कास है। मैं तो यही बात कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो मैं अपनी असातिज़ा किराम का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ पे मेहनती शाखा से काम किया, तो उन्होंने ये दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो मैंने क्या किया कि विदिन 5 किलोमीटर रेडियस जो हमारे मिडिल स्कूल्स थे, हमने 8th क्लास वहाँ से उठा के लाया। किसी में 3 लड़के थे, किसी में 5, किसी में 6। तो मैंने सोचा कि अब हर एक जगह पे टीचर देना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उन्हें यहाँ पे लाया, हायर सेकेंडरी में पढ़ाया। मैं अपने लेक्चरर साहिबान का, जितने भी यहाँ पे उस्ताद किराम हैं, उनका मशकूर हूँ, उन्होंने उन्हें पढ़ाया और ये बात जो है बाहर चली गई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स जब उन स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि काश हमने भी यहाँ पढ़ा। सुरू वादी को नेशनल ज्योग्राफिक की दुनिया के बेहतरीन 25 सियाती मकामात में शामिल करने के बाद सुरू वादी के नुमसुरू स्की स्लोप पर सरमाई खेलों के इम्कानात का जायजा लिया गया। इस मौके पर लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के वफ्द ने असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म रहमतुल्लाह और मोहतरम काउंसलर आगा ऐनुल आबिद के हमरा स्की स्लोप का मुकम्मल जायजा लिया। टीम ने इस स्लोप को इब्तदाई और माहिर खिलाड़ियों दोनों के लिए बेहतरीन करार दिया। हमारा मिशन ये नहीं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हमारा मिशन है कि यहाँ के यूथ को एक कैरियर की तरफ, कि भाई कैरियर यहाँ पे भी आप अपनी कैरियर संवार सकते हो, आप ओलंपिक तक जा सकते हो, आप एक डायरेक्शन उस तरफ हमारे जवानों को, यूथ को देने की हमारी एक कोशिश है। तो हमने देखा यहाँ पे जो स्लोप है बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर पब्लिक का साथ रहे, साथ तो देंगे, और काउंसलर साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे एक कोरस चलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे इंशाल्लाह इस विंटर में हम आके यहाँ पे एक स्की कोरस जरूर करना चाहेंगे। अगर काउंसलर साहब और बाकी पब्लिक का अगर सपोर्ट रहा तो ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये स्लोप ही नहीं बल्कि इसका आसपास का जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत है, और जो स्की करने आएंगे वो एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन में आके स्की करेंगे। हमारे इंस्ट्रक्टर्स इंस्पेक्शन के लिए आए थे तो स्लोप का पूरी तरह जायजा लिया, और यहाँ के विलेजर भी कहते थे कि यहाँ पर अराउंड 2 से 3 फीट स्नो रहता है और काफ़ी लेट टाइम तक रहता है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस साल से हम यहाँ पर एक कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे काउंसलर आगा ऐनुल हुदा साहब, और इसके साथ साथ जो यहाँ के नमसुर के विलेजर्स हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे यूथ काफ़ी एक्साइट है स्पेशली विंटर्स स्पोर्ट्स को लेकर। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। बानिहाल में पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात के दौरान अपनी खिदमत फराहम करने वाले ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टरों और ट्रैवल एजेंटों ने अपनी बकाया रकूमात की वागुजारी में ताखिर पर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने रामबन मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट पर अदम दिलचस्पी का इल्ज़ाम आयद किया और हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे समेत दीगर अहम मौक़े पर फराहम की गई खिदमात का मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया है। बहुत ड्राइवर ऐसे भी हैं जिनका मतलब सिस्टम इसी के ऊपर चलता है, पूरा घर इसी पे चलता है। तो किसी ने 40 दिन लगाए हैं, किसी ने 8 दिन लगाए, किसी ने महीना लगाया है। तो क्या कहते हैं 200-400 गाड़ियों के आसपास है ये। तो अभी तक हमें सर इसमें कोई मतलब वो बिल नहीं मिली, हमें पैसे नहीं मिले अभी तक। यहाँ पीछे उधर टनल के साथ में हम GPS लगाते हैं, फिर चौथे 5वें दिन के बाद जाते हैं, फिर उस वक्त खोलते हैं। वो आने जाने चक्कर हमारे जो हैं फजूल हो जाते हैं। हमारे पास से जो है बकायात है, मेहरबानी करके हमें पैसा हवाला कर देंगे और मेहरबानी करके गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाएगी और इनका मसला हल हो जाएगा। ये भी बच्चे बाल बच्चे वाले बेचारे हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, किससे ले लेंगे ये पैसा, किस ऑफिसर के पास हम जाएं, किसको कहें कि भाई इनको पैसा दे दो। तो ये सुबह से शाम तक आते हैं, यहाँ मिट्टी खाते हैं, शाम को निकलते हैं, कल आ जाएंगे पैसे, परसों आ जाएंगे, लेकिन अभी तक पैसा इनका नहीं मिला है।
पुंछ के मेढर इलाके के कलनान गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल की तामीर गुज़िश्ता 13 सालों से नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि 2011 और 12 में शुरू की गई इस इमारत की तामीर में बड़ी रुकावट महकमे R&B की गफलत का नतीजा है, जिस पर मकामी अफराद शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मकामी रहनुमा तारिक खान ने हुकूमत पर जोर दिया है कि अस्पताल को किराए की इमारत से निकाल कर जल्द अज जल्द मुकम्मल इमारत में मुंतकिल किया जाए। कहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट होनी चाहिए और ये 10 साल से इतने लंबे टाइम से ये पेंडिंग पड़ी है या कुछ बनी हुई है, कुछ ऐसे ही पड़ी हुई है। इसमें गवर्नमेंट को पूरा जो है नोटिस लेके इसको कंप्लीट कराना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, वहाँ परमानेंट हॉस्पिटल चलना चाहिए, डिस्पेंसरी जो है, और ताकि लोगों का इलाज मलाजा भी हो सके, छोटे मोटे बीमारियाँ जो हैं वहाँ हल हो सके। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये कालापान अवाम जो डिस्पेंसरी है इसमें जो है एक नोटिस दिया जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी बिल्डिंग को कंप्लीट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA तरहेगाम मीर सैफुल्ला ने कुपवाड़ा चौकीबल बाईपास रोड के हवाले से वजीर आला और मुतल्लिका वज़रा से मुतालबा किया कि इन ज़मींदारों को माकूल मुआवजा फराहम किया जाए जिनकी ज़मीन रोड के नीचे आती है। उन्होंने कहा कि ये किसान कुपवाड़ा में तरहेगाम चौकीबल बाईपास रोड के मंसूबे के मुतासिरा हैं और इनके लिए पेशगी अदायगी का इंतज़ाम भी किया जाना चाहिए। मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है और जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि इस मसले को फौरी तौर से हल कर दीजिए और अपनी ज़ाती मुदाखलत से लोगों को एक तो माकूल मुआवजा दिलवाया जाए जो मार्केट रेट के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, काम शुरू करने से पहले जिन लोगों की ज़मीनें इसमें आती हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीनें जो हैं या तो पेडी लैंड है या बागात की ज़मीन है। वहीं लेह हिल कौंसिल ने तारीखी ज़मीन के रिकॉर्ड को महफूज और डिजिटाइज करने के लिए एक अहम इक़दाम शुरू किया है। ये मंसूबा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली और वज़ारत सक़ाफ़त और हुकूमत हिंद के ताउन से अमल में आया। वक्त के साथ साथ लेह आर्काइव्स में महफूज ज़मीन के रिकॉर्ड्स की हालत ख़राब हो रही थी, जिन्हें महफूज करने की अशद ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए आर्ट्स और कल्चर स्टिनजिन छुपसल ने कहा कि आर्काइव्स एक अहम शोबा है और ज़मीन के रिकॉर्ड्स को महफूज करने और डिजिटाइज करने के लिए दुनिया की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक फोलियोस को हम कंजर्वेशन करते हैं इस तरह से, फिर उसको बाइंड करते हैं और फिर ये जो है फाइनल आपका रिजल्ट है इसका जो बाइंडिंग करते हैं। हाँ, ये तो रेडी हो गया। उसके बाद आप लोग इसको स्कैन भी करते हैं? स्कैनिंग भी करते हैं हम। वहाँ पे डिजिटाइजेशन सेक्शन है, वहाँ पे इसको स्कैनिंग करते हैं फॉर पब्लिक एक्सेस। तो अभी आपका पूरा टीम लगा हुआ है यहाँ पर, है ना? जी हाँ, यहाँ पे हम लोग 15 लोग हैं अभी टीम में, तो सारे लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। CRPF की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्रामात मुसलसल जारी हैं। इसी सिलसिले में आज 35 बटालियन CRPF की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बडगाम में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में मकामी लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और अपना चेकअप कराया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने CRPF के इस इक़दाम की भरपूर तारीफ की और कहा कि गरीब आवाम के लिए ऐसे कैंप बहुत फ़ायदेमंद है। जब हम एक समाजी काम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये जो फ्री मेडिकल कैंप जो अभी बड़गाम में लगा हुआ है, तो एक अच्छा हमारे मैं कह सकता हूँ एक अहमियत रखता है हमारी लाइफ ज़िंदगी में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ CRPF जवानों की तरफ से जिन्होंने ये इक़दाम उठाए इस बड़गाम में। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है CRPF जवानों के लिए जिन्होंने फ्री मेडिकल सप्लाई यहाँ पे इंश्योर रखा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है जो इन्होंने लिया है, ताकि इससे वो गैप फिलअप हो जाती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो ये उनके लिए इंश्योर करती है ताकि जो है हेल्थ केयर है ये इक्वालिटी रहे। ये हमारे अपने कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप जो आज लगा हुआ है। यहाँ हमारे 3 डॉक्टर्स, ढेर सारे ऑफिसर्स और सारी दवा के साथ अवेलेबल हैं। जो भी यहाँ पे आसपास के लोग हैं जिनको भी मेडिकल की ज़रूरत है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, उनका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा। जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो दवा दिया जाएगा उनको। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब मुश्तबा हालत में एक लाश कल बरामद की गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त तनवीर अहमद के तौर पर हुई है जो भल डोडा का रिहायशी है और डोडा में एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। SSP डोडा संदीप मेहता के मुताबिक पुलिस को सुबह के वक्त लाश के बारे में इत्तला मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए GMC डोडा
मुंतकिल कर दिया गया है। तनवीर अहमद की मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। हुक्काम CCTV फुटेज, आखिरी फ़ोन कॉल और उनके हालिया मकामात का जायज़ा ले रहे हैं। 7 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक अननोन डेड बॉडी जो है वो पुलिस स्टेशन ये अपना ACD ऑफिस के साथ स्टेडियम के पास जो है वो सड़क के किनारे पड़ी हुई है। तो इमीडिएटली SHO और DSP हेडक्वार्टर्स को बताया गया और वो मौके पे पहुंचे। फॉरेंसिक टीम्स और क्राइम फोटोग्राफर भी साथ में थे। सारी टीम ने जो है उसका मुलायजा किया और उसकी जो शनाख्त हुई है वो तनवीर अहमद नाम के एक शख्स के रूप में हुई है, जो एक लेबर का काम यहाँ पे करता था। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम भाला और बट यहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहा था। लद्दाख के सर्द सहराई इलाके में पाया जाने वाला जनपर ट्री, जिसे मकामी तौर पर सुकपा कहा जाता है, एक नायाब और अहम पेड़ है जो लेह और करगिल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। शुकपा दरख्त मजहबी और सकाफती तकरीबात में मरकजी हैसियत रखता है, ख़ास तौर पर इसकी खुशबू जो पत्तों और शाखों को जलाने पर पैदा होती है। लुसर त्यौहार के दौरान शुकपा की मांग में नुमाया इजाफा होता है, जिसकी वजह से गैर मुस्तहकम कटाई और स्मगलिंग के वाक़यात बढ़ गए। शुकपा को पिछले साल लद्दाख का रियासती दरख्त करार दिया गया था, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की अब ज़रूरत है। इसको यहाँ पे एज ए सेक्रेड प्लांट माना जाता है, तो इसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हमारी रहती है। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ जुनिपर ट्री जो है, उन सारे प्लॉट्स को हमने नंबरिंग भी कर रखा है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ हमारे वर्दी जो APCC अफसर है और CC अफसर हमारे हैं। तो इसको पर्सनली हम मॉनिटर करते हैं कि इसका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन बहुत होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ लोगों के लिए जो अवेलेबिलिटी हमें रखनी है नर्सरीज में, उसका भी हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसको हम गवर्नमेंट को भेज के उसका अप्रूवल हम ले लेंगे जल्दी। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ADC त्राल साजिद नक्काश, तहसीलदार इमरान अहमद, गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल और गुज्जर तबके से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल पेश किए, जिस पर अफसरान ने इन्हें यकीन दिलाया कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बड़ा तीसरा तबका जो है गुजर बकरवाल तबका है पूरे स्टेट में। त्राल के जो बालाई इलाकों तो इसमें काफ़ी तादाद में जो हमारे गुजर बकरवाल लोग रहश पजीर हैं। यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब त्राल के मसाइल नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल जो हैं रोज़मर्रा के मसाइल वो सबके एक जैसे, लेकिन त्राल के साथ ज़्यादा कुछ नाइंसाफ़ी लग रही है कि आप देखेंगे कि इस दौर में जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में गुजर बकरवाल हॉस्टल हैं, बल्कि कई जगह तहसीलों में भी गुजर बकरवाल हॉस्टल जो वो हैं, लेकिन त्राल में अभी तक एक गुजर बकरवाल हॉस्टल भी नहीं गवर्नमेंट दे पाई। इसके साथ साथ बिजली की बिलें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ फॉरेस्ट एक्ट का निफाज पूरे जम्मू कश्मीर में 3 साल कबल। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।